तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस कमाल के विषय में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम राजस्थान के लोक नाट्य की इस बेहद शानदार और रंग-बिरंगी दुनिया को डीकोड करने वाले हैं। इन हस्तलिखित नोट्स को एक स्पष्ट और विजुअल कहानी में बदलना वाकई एक अद्भुत अनुभव होने वाला है, क्योंकि ये नोट्स महज कुछ पन्ने नहीं हैं, बल्कि ये पूरे राजस्थान की सांस्कृतिक धड़कन का जीता जागता दस्तावेज हैं। आज का हमारा एजेंडा काफी दिलचस्प है। हम प्रमुख लोक नाट्य से शुरू करेंगे, फिर ख्याल, रम्मत, गवरी, तमाशा और आखिर में अद्भुत भवाई तक का सफर तय करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य की। शुरुआत करते हैं उस शानदार भौगोलिक विविधता से जिसने सच में इन अनूठी नाटकीय शैलियों को जन्म दिया। ये बात तो हम सब मानते हैं ना कि किसी भी जगह का भूगोल उसकी कला को पूरी तरह से तय करता है। यहाँ देखिए, अरावली की पहाड़ियों में आपको एकदम अलग जनजातीय असर दिखेगा। वहीं रेगिस्तान की तरफ जाएं तो पेशेवर जातियों का हुनर कमाल का है। और पूर्वी सीमा, वहां तो हरियाणा और यूपी का साफ प्रभाव नजर आता है। मतलब एक ही राज्य में कला के तीन बिल्कुल अलग और खूबसूरत रंग। आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरी और पूरे राज्य में सबसे लोकप्रिय विधा की तरफ, ख्याल। 18वीं सदी की ये कला सच में लाजवाब है। अब देखिए, ख्याल का मतलब ही होता है खेल, लेकिन इसे गहराई से समझने की चाबी इसकी खास शब्दावली में छिपी है। अगर आप हलकारा सुने तो समझ जाइए सूत्रधार या नैरेटर की बात हो रही है। एक्टर्स को यहाँ खिलाड़ी कहा जाता है, ट्रूप के लीडर को उस्ताद, और जो इनके बीच जबरदस्त कंपटीशन होता है ना, उसे दंगल कहते हैं। काफी दिलचस्प है। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ख्याल ने खुद को हर इलाके के हिसाब से कैसे ढाला। जैसे लच्छीराम जी का कुचामनी ख्याल, जो एकदम ओपरा जैसा फील देता है। फिर नानू राम राणा जी का शेखावाटी ख्याल, और जयपुरी ख्याल की तो बात ही अलग है, जहां महिला किरदारों को असल में महिलाएं ही निभाती हैं, जो उस दौर के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा मुंडावर के राव अली बख्श से प्रेरित अली बख्शी ख्याल भी इसी का एक बेहतरीन रूप है। अब आते हैं रम्मत और पाटा संस्कृति पर। इसका सीधा कनेक्शन ऐतिहासिक प्रतिरोध और लकड़ी के शानदार मंच से है। भले ही रम्मत की शुरुआत जैसलमेर में हुई हो, लेकिन ये निखर कर बीकानेर में आई। पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा इसे पाटा यानी लकड़ी के बड़े मंच पर किया जाता है। आचार्यों का चौक तो इसके लिए इतना मशहूर है कि पूछिए मत, रात रात भर चलने वाला ये पूरा एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है। अब जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए, कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद ना तेरा है ना तेरे बाप का है। ये कोई आम डायलॉग नहीं है। 1942 के स्वतंत्रता संग्राम में जैसलमेर के तेज कवि ने स्वतंत्र 52 नाम की रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की थी, और जब उनका वारंट निकला तो उन्होंने सीधे ब्रिटिश पुलिस को इन विद्रोही पंक्तियों के साथ चुनौती दी। कला के जरिए सीधे सत्ता से बगावत का इससे बेजोड़ उदाहरण और क्या हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं गवरी की। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है और गहरी धार्मिक भक्ति से जुड़ा है। गवरी का स्केल सच में विशाल है। इसे मेरू नाट्य भी कहते हैं। ये रक्षाबंधन के ठीक अगले दिन से शुरू होता है और पूरे 40 दिनों तक लगातार चलता है। भील जनजाति शिव भस्मासुर की कथा को एक बेहद कड़े और पवित्र अनुष्ठान की तरह निभाती है, और इसके आखिरी दिन होता है विसर्जन, जिसे वलावन या घड़ावन कहा जाता है। और इसका अनुशासन देखिए, इसमें सिर्फ पुरुष कलाकार होते हैं, यहाँ तक कि फीमेल रोल भी वही करते हैं, और परफॉर्मेंस सख्ती से सिर्फ दिन के उजाले में होती है। भगवान शिव को यहाँ पुरिया कहा जाता है, और पूरी प्रस्तुति बीच में रखे एक त्रिशूल के इर्द गिर्द घूमती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में 40 दिन तक ऐसा कड़ा अनुशासन बनाए रखना अपने आप में एक चमत्कार सा लगता है। अब रुख करते हैं उन विधाओं का जिन पर पड़ोसी राज्यों का गहरा असर पड़ा, तमाशा, नौटंकी और चारबैंत। तो तमाशा की जड़ें दरअसल महाराष्ट्र में हैं। सवाई प्रताप सिंह के समय इसे जयपुर लाया गया था, और बंशीधर भट्ट इसके प्रमुख कलाकार थे। दूसरी तरफ नौटंकी की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के डीग और भरतपुर इलाके में ये बहुत मशहूर है, जिसका सीधा कनेक्शन यूपी की हाथरस शैली से है। इसके प्रवर्तक भूरीलाल जी थे। कल्चरल एक्सचेंज का यानी संस्कृतियों के मिलन का ये एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन चारबैंत तो एकदम ही चौंका देने वाला है। इसकी जड़ें सीधे अफगानिस्तान के पश्तून संस्कृति से जुड़ी हैं। नवाब सादत अली के दौर में ये रामपुर से टोंक पहुंचा था। इसमें कलाकार घुटनों के बल बैठ जाते हैं, हाथ में डफली होती है और एकदम हाई एनर्जी वाली कव्वाली गाते हैं। इसका एनर्जी लेवल सच में देखने लायक होता है। और अब हमारी आखिरी कैटेगरी, अद्भुत भवाई।
तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ शारीरिक निपुणता और कलाबाजी का एकदम अलग ही लेवल देखने को मिलता है। भवाई असल में गुजरात का एक व्यावसायिक लोक नाट्य है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मशहूर हुआ मेवाड़ में केकड़ी के बाघाजी जाट को इसका श्रेय जाता है। अब खास बात यह है कि इसमें डायलॉग्स पर उतना फोकस नहीं होता, सारा खेल खतरनाक शारीरिक करतबों का है। जरा सोचकर देखिए, कलाकार नंगे पैर तेज तलवार की धार पर नाचते हैं। ये मानवीय संतुलन की एकदम चरम सीमा है। और करतब यहीं खत्म नहीं होते। कांच के टूटे टुकड़ों पर नाचना या पीछे की तरफ झुककर सिर्फ अपने मुंह से जमीन से रुमाल उठाना, और तो और नाचते हुए सिर पर पीतल के इतने सारे मटकों का पिरामिड बैलेंस करना। मतलब एकाग्रता और बैलेंस का ऐसा प्रदर्शन जो देखने वालों की सांसें रोक दे। जरा इस नंबर 111 पर गौर कीजिए। ये कोई ऐरा गैरा नंबर नहीं है, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लिटिल वंडर गर्ल के नाम से मशहूर अस्मिता कला ने अपने सिर पर 111 मटके रखकर भंवई नृत्य किया था। पूरे 111 मटके। ये आंकड़ा अपने आप में इंसान की असीम क्षमता और इस कला के प्रति उनके गजब के समर्पण को दिखाता है। तो जैसे ही हम इस एक्सप्लेनर के अंत पर पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज के इस डिजिटल स्क्रीन वाले दौर में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये इतनी मेहनत, अनुशासन और कला से भरी स्थानीय परंपराएं कहीं इतिहास के पन्नों में खो ना जाएं? क्या हम इन्हें बचा पाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये लोक नाट्य सिर्फ मनोरंजन नहीं, हमारी असली सांस्कृतिक पहचान है। इस शानदार सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया।